92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी दिया जले। घंटों में गिनूं तो पिछले 2.5 घंटे से मैं प्रिया के ड्राइंग रूम के सोफे पे धंसी हुई थी। सामने वाली बिल्डिंग में कुछ लोग बल्बों की लड़ी लगा रहे थे। रात होते ही ये रंग बिरंगी रोशनियां पूरी बिल्डिंग को आगोश में ले लेंगी। आज दिवाली थी, रोशनी का त्योहार। काश इस रोशनी का एक कतरा मैं भी अपने आंचल में समेट पाती। फोन पे लगातार माँ की कॉल आ रही थी। सुबह से उनको टाल रही थी, पर अब इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि झूठ बोल सकूं। वैसे माँ से झूठ बोलना इतना मुश्किल नहीं है। पहले जब मैं बीमार होती थी तो उनका बनाया अजवाइन अदरक का काढ़ा सिंक में बहा के कह देती थी कि पूरा ख़त्म कर लिया। दोस्तों से लड़ाई हो जाए तो कह देती थी कि तबीयत ख़राब है, और शॉपिंग करते समय तो सिर्फ झूठ का ही सहारा होता था, क्योंकि सामान की असली कीमत देखने के बाद माँ ऐसे बिदक जाती थी जैसे गरम गरम तवा हाथ से पकड़ लिया हो। बाप रे, इतने में तो पूरे मोहल्ले के कपड़े आ जाएंगे। इतनी महंगी साड़ी पहनने की उम्र है क्या मेरी? अपने लिए खरीदा हुआ हर सामान माँ को महंगा लगता था। इतनी महंगी नहीं है माँ, 80% का डिस्काउंट है, तभी तो ले रही हूँ। मैं नोट गिनते हुए बड़ी सफाई से झूठ बोल देती और माँ यकीन कर लेती थी। मेरे झूठ पे तो उनको यकीन हो जाता है, लेकिन मेरी आवाज की नमी वो तुरंत पकड़ लेती हैं। कहाँ गायब है तू? अच्छा, मैं पूछ रही थी वो गढ़लक्ष्मी मिल गई ना तुझे? मैंने पिछले हफ्ते ही भिजवा दी थी। फोन उठाते ही माँ ने इधर उधर की बातों के बजाय सीधे अपने काम का सवाल पूछ लिया। दिवाली पे माँ और पापा मिलके गन्ने के पत्तों से गढ़ लक्ष्मी की स्थापना करते थे। पापा उनकी पत्तियों को मोड़ के मूर्ति बनाते और माँ मंत्र पढ़े हुए लाल सूती धागे से उस पर गांठ लगाती। पति और पत्नी दोनों को मिलके ये मूर्ति बनानी होती थी। माँ ने साफ कह दिया था कि इस बार प्रदीप और मुझे भी लक्ष्मी स्थापना करनी होगी। प्रदीप को कहना शाम को जल्दी घर आ जाए। 30 त्योहार में ही तो रिश्तों में रस भरते हैं, इनसे भागोगे तो रिश्ता कैसे निभेगा? माँ ने कहा था। शादी के पहले साल प्रदीप और मैं अलग अलग देशों में थे, दूसरे साल अलग अलग शहरों में, लेकिन इस साल एक ही शहर में होके भी हम दोनों साथ नहीं थे। माँ, मैं अपनी फ्रेंड के घर पे हूँ, घर पहुंच के फोन करती हूँ। मैंने फिर माँ से झूठ बोल दिया था। खुद से झूठ बोलते बोलते अब इसकी आदत होने लगी थी मुझको। ज्यादा देर उनके साथ बातें करती तो माँ मेरी भीगी हुई आवाज को भांप जाती और मुझे उनको बताना पड़ता कि उनकी बेटी और दामाद शायद अब कभी साथ में दिवाली नहीं मनाएंगे। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी दिया जले। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दिवाली की रात है, लेकिन राशि अपने घर जाने के बजाय अपनी दोस्त के घर उदास बैठी है। वो अपने पति प्रदीप से नाराज है और अब कभी अपने घर नहीं जाना चाहती। अब आगे। डॉक्टर सुधा के नर्सिंग होम जाते वक्त मेरे मन में घर छोड़ने का ख्याल भी नहीं था। वहां से लौटते समय भी मैंने घर की ओर जाने वाली सड़क ही पकड़ी थी, पर मन घर जाने से इनकार कर रहा था। अपनी सोसाइटी से ठीक पहले वाली रेड लाइट पे मैं लेफ्ट का सिग्नल देके के लाइट के हरे होने का इंतजार कर रही थी। सिग्नल ग्रीन हुआ, लेकिन गाड़ी बाएं यानी घर की ओर मोड़ने के बजाय मैंने दाएं मोड़ दी। अब मेरे पास कोई घर नहीं था, कोई मंजिल नहीं थी, और मैं बेमकसद मुंबई की सड़कों पे भटक रही थी। कई घंटे इस तरह भटक लेने के बाद मैंने खुद को प्रिया के घर पे पाया। उसका घर इन दिनों खाली था, उतना ही खाली जितना मेरा मन था। 2 महीने पहले प्रिया के पति विक्रम का ट्रांसफर एम्स्टर्डम हुआ था और प्रिया भी इस्तीफा देके उसके साथ ही चली गई थी। रिजाइन करने से पहले सोच तो ले, मैंने उसको समझाने की कोशिश की थी। इसमें सोचना क्या है? जब मुंबई शिफ्ट हुए थे तो विक्रम ने छोड़ी थी ना जॉब। अभी उसकी अपॉर्चुनिटी बढ़ी है, वैसे भी एम्स्टर्डम अच्छी जगह है, मजा आएगा। प्रिया के चेहरे से खुशी छलक छलक के बाहर आ रही थी। हाँ, पर तेरा प्रमोशन?
विक्रम मान जाएगा? मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि ये वही लड़की है जो पिछले 8 महीने से इस प्रमोशन के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। फैमिली से बड़ा है क्या प्रमोशन? प्रिया ने मेरे गाल पे चिंगोटी काटते हुए कहा था। मैंने अपनी पोजीशन के लिए तेरा नाम रेकमेंड किया है, मेरे बाद अब सब तुझको संभालना है, प्रिया ने कहा। जाने से पहले प्रिया ने सिर्फ ऑफिस की जिम्मेदारियों के साथ अपने घर की चाबी भी मुझको सौंपी थी कि कभी कभी अपनी मेड से उसके घर की सफाई करवा दिया करूं। काश प्रिया की तरह मैं अपना फैसला कर पाती। काश विक्रम की तरह प्रदीप भी समझ पाता कि करियर के लिए परिवार को किनारे नहीं किया जाता। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था। भूख तो नहीं थी, लेकिन ऐसी हालत में कुछ खा लेना ज़रूरी था। आते हुए घर से सुबह टिफ़िन में खिचड़ी लेके चली थी, वही निकाल के गर्म कर ली। अब तो ताज़ी बासी का कुछ अंतर भी नहीं लगता। शादी से पहले कभी बासी खाना खाया नहीं था। माँ तो बल्कि बचा हुआ खाना फ्रिज में रखती भी नहीं थी। घर में काम करने वाली राधा काकी, कॉलोनी के चौकीदार भैया, दूध वाले हरीश दादा, जब जो मिलता वो बचा हुआ खाना पैक करके उनको दे देती। ऐसे बची खुची सब्जी दालें दूसरों को खिलाना मुझे बहुत ख़राब लगता था। लेकिन ना ये लोग माँ के लिए दूसरे थे, ना इन लोगों के लिए माँ कोई गैर। भाई जी बहुत दिन हो गए, तुमने भरवा बैगन नहीं बनाया? माँ जी पिछले हफ्ते लौकी के जो कोफ्ते बनाए थे ना, वो बड़े स्वाद थे। राधा काकी और चौकीदार भैया तो अक्सर उनसे अपने पसंदीदा खाने की फरमाइश भी कर देते थे। ये सुनना होता कि माँ उसी दिन भरवा बैगन बनाने बैठ जाती या फिर लौकी कसने लगती। उनकी वजह से हमारा परिवार घर के बाहर भी फैला हुआ था। कोशिश तो मैंने भी यही की थी कि माँ की तरह अपने परिवार को मैं भी सारी खुशियाँ और सारी सहूलियतें दूँ, लेकिन प्रदीप के लिए खुशियों की परिभाषा शायद दूसरी थी। ये क्या तुम सुबह शाम खाना बनाने बैठ जाती हो? और फ्रिज होता इसीलिए ना कि खाना स्टोर करके रखा जा सके। प्रदीप मेरे किचन में घुसते ही मुझको टोक देता था। अरे जब बनाने वाले को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम क्यों परेशान होते हो? मैं हंसते हुए कहती और खाना बनाने में जुट जाती। वो इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी ज़िंदगी का आधा वक्त किचन में वेस्ट कर दो। यू हैव अ ब्राइट ब्रेन, सही जगह इस्तेमाल करो। उसे हमेशा यही चिंता रहती कि अच्छे कॉलेज से MBA कर लेने के बावजूद मैं उसकी और मेरी माँ जैसी औरतों की तरह खुद को घर में कैद करके न रख लूँ। वो मुझे आज़ाद करना चाहता था, पर मैं ही थी जो कैद होने के लिए मरी जा रही थी। 92.7 बिग FM पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी दिया जले। इस कहानी में अब तक आपने सुना, दिवाली के दिन उदास और नाराज होके राशि अपने घर से दूर बैठी है। जिंदगी के लिए उसका और प्रदीप का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। राशि सोचती है कि काश प्रदीप छोटी छोटी खुशियों को मनाना सीख जाए। अब आगे। हमारी शादी को तब 2 ही हफ्ते हुए थे। मैंने अपने नए घर को अपनाना अभी शुरू किया ही था। बहुत अलग थे प्रदीप और मैं। मुझे छोटी छोटी चीज़ों में खुशी मिलती थी और प्रदीप छोटी छोटी चीज़ें नोट तक नहीं करता था। लेकिन अखबार के ढेर के बीच लावारिस पड़े उस लिफाफे को उसने न जाने कैसे नोटिस कर लिया। ये तो हैरो यूनिवर्सिटी से। हल्के पीले रंग के उस लिफाफे को अलटते पलटते प्रदीप ने कहा। शादी से 2-3 महीने पहले दोस्तों के साथ मैंने भी लंदन की एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा था और भर के तुरंत ही भूल भी गई थी। आज वहीं से फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। लिफाफा घर के पते पे आया था और पापा ने उसी एड्रेस के ऊपर प्रदीप के एड्रेस की पर्ची चिपका के मुझको भेज दिया था। मैं जानता था यू हैव अ ब्राइट ब्रेन। तुम्हें पता नहीं तुम्हारा करियर अब कैसे फ्लाई करने वाला है। हैरो यूनिवर्सिटी, ऐसो वैसो का एडमिशन नहीं होता वहाँ। प्रदीप फाइल में मेरे डॉक्यूमेंट्स लगाते हुए कह रहा था। हाँ, पर मैं अभी जा नहीं रही हूँ। अभी तो शादी हुई है, अगले हफ्ते दिवाली भी है। मेरा मन 1 साल के लिए प्रदीप को छोड़ के जाने को बिल्कुल तैयार नहीं था। हैव यू लॉस्ट इट? तुम्हारा एडमिशन हैरो में हुआ है और तुम दिवाली मिस हो जाने को लेकर परेशान हो? आई कांट बिलीव यू सेड दैट। और शादी अभी हुई तो क्या हुआ, जिंदगी भर तो साथ ही रहना यार। प्रदीप ने इस अंदाज में कहा कि मुझको लगा कि मैं बस जमीन में गड़ जाऊं। दिवाली मिस हो जाना, साथ पूजा न कर पाना मेरे लिए छोटी बात नहीं थी।
लेकिन इतनी छोटी सी बात मैं प्रदीप से कह नहीं पाई, और कह भी देती तो वो शायद समझता नहीं। मुझे याद है पापा एक बार दिवाली के दिन मेरठ में अटक गए थे। उन्हें शाम को ही आ जाना था, लेकिन बस रास्ते में ख़राब हो गई थी। पूजा का मुहूर्त 7:30 बजे का था, लेकिन पापा अब तक पहुँचे नहीं थे। हम सब सुबह से पूजा की तैयारियों में लगे थे और अब पूजा के लिए भी उतने ही उतावले थे। हम लोग कर लेते हैं ना पूजा, पापा तो आ ही जाएंगे। शुभ मुहूर्त निकल गया तो पूजा का क्या फ़ायदा, मैंने माँ से कहा। तेरे पापा साथ नहीं तो मुहूर्त शुभ कैसे हो सकता है बेटा? ये तीज त्योहार ऐसे नहीं बने। पति पत्नी जब जब साथ मिलके कोई काम करते हैं, उनका रिश्ता उतना मजबूत होता रहता है। मतलब सिर्फ पूजा करने से नहीं है, मतलब साथ मिलके पूजा करने से है। माँ मंद हो रहे दियों में तेल फिर से भरने लगी थी, पर यहाँ प्राथमिकताएं, प्रायोरिटीज कुछ और थीं। मैं लंदन जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन प्रदीप के चेहरे पे मेरी तरक्की की चमक देख के कदम पीछे खींचने की भी हिम्मत नहीं हुई। अगले दिन ही मेरी लंदन की फ्लाइट थी और नर्वसनेस के मारे मैं करीब करीब रोने को थी। मैं वहाँ अकेले कैसे रहूँगी, मुझसे नहीं होगा प्रदीप, मैंने रुआंसी होकर कहा। इसमें क्या इशू है, प्रदीप डॉक्यूमेंट्स को देखते देखते ही बोला। तभी उसकी नज़र यूनिवर्सिटी के इनविटेशन लेटर पे पड़ी। ओ राशि, सीट अलॉटमेंट और इनविटेशन लेटर हैंड बैगेज में रखनी है, इमिग्रेशन में ज़रूरत पड़ेगी ना। उसने फाइल से लेटर निकाल के मेरे हाथ में पकड़ा दिया। अब जाके उसकी नज़र मेरे चेहरे पे पड़ी। उसने अपनी दोनों हथेलियाँ मेरे कंधे पे रखीं और कहा, तुम इतना नर्वस क्यों हो रही हो? अरे इट्स जस्ट अनदर सिटी, सिर्फ 1 साल की तो बात है, तुम मैनेज कर लोगी, मुझे पता है। सही कहता था प्रदीप, मैं मैनेज कर लूँगी, मैनेज ही तो करती रही हूँ मैं। उसके सपनों के साथ, उसकी महत्वाकांक्षाओं के साथ, उसकी भागती जिंदगी के साथ। पर मैनेज करते करते अब मैं थक गई हूँ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी दिया जले। इस कहानी में अब तक आपने सुना, प्रदीप के कहने पे राशि को शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद ही 1 साल के लिए विदेश जाना पड़ता है। यहाँ तक कि शादी के बाद पहली दिवाली तक वो उसके साथ नहीं मना पाती। अब आगे। 1 साल, ये पहाड़ जैसे 350 दिन बिताने के बाद मैं वापस लौट रही थी। पिछले 1 महीने मैंने खुद को कैसे संभाला था, ये सिर्फ मैं जानती हूँ या प्रदीप जानता था। प्रदीप, 28 को आ रही हूँ, दिवाली के दिन हमारी पहली दिवाली होगी साथ में। आई एम सो एक्साइटेड। उफ, कब आएगी यार 28th? जिस दिन मेरी वापसी की तारीख तय हुई और जिस दिन से मुझको पता चला कि 28 तारीख को दिवाली है, मैं बच्चों की तरह उछल पड़ी। प्रदीप आज कुछ नहीं बोल रहा था, बस लैपटॉप स्क्रीन पे मुझको देखते हुए मुस्कुरा रहा था। वेटिंग फॉर यू, आखिर बहुत देर के बाद उसने कहा। उसकी आंखें ज़रा नम थीं और आवाज़ कांप रही थी। मुझे लगा कि वो रो पड़ेगा। इंतज़ार सिर्फ मैंने ही थोड़े किया था। उस पल महसूस हुआ कि प्रदीप के लिए भी ये साल उतना ही लंबा था। मुंबई पहुंचने में अब कुछ ही घंटे बचे थे। पूजा का मुहूर्त 7:45 बजे का था। मैं हिसाब लगा रही थी कि घर पहुंचने के बाद खील बताशे लाने में, रंगोली सजाने में, दिए जलाने में, प्रसाद बनाने में कितना टाइम लगेगा। शादी के बाद मेरी और प्रदीप की ये पहली दिवाली थी। मैं कोर कसर की हर संभावना को ख़त्म कर देना चाहती थी। फ्लाइट में बैठते समय प्रदीप से बात हुई थी। उसने कहा था कि ठीक 2 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएगा। मुंबई पहुंचने के बाद फ्लाइट से उतरते ही मोबाइल ऑन किया तो सबसे पहले प्रदीप का मैसेज फुदक के स्क्रीन पे आ गया। वेलकम होम राशि, आई एम सो सॉरी, एक ज़रूरी मीटिंग के लिए बैंगलोर जाना पड़ रहा है। विल बी बैक इन 2 days, लव यू। प्रदीप का नाम देख के मेरे होठों पे आई आधी मुस्कान मैसेज पढ़ते ही बुझ गई। मेरे अंदर बहुत कुछ टूट गया। साथ में दिवाली मनाने के लिए मैं अपनी फेयरवेल और प्लेसमेंट मीट छोड़ के आई थी, लेकिन प्रदीप के लिए इससे ज़रूरी उसकी मीटिंग थी। पूरी रात मैं बिस्तर पे औंधे लेटी रही। न प्रदीप को अपने पहुंच जाने की खबर दी, न ही उसका फ़ोन उठाया। बाहर रोशनी अब थी, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ सवाल थे। क्या प्रदीप की ज़िंदगी में मेरी कोई जगह थी भी?
प्रदीप 2 दिन बाद नहीं, अगली ही सुबह आ गया। मैं नाराज थी और वो शर्मिंदा। अगले 3-4 दिन तक वो माफ़ी मांगता रहा और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा। काम और ऑफिस प्रदीप की प्रायोरिटी थी, इस सच के साथ धीरे धीरे मैं जीने लगी थी। लेकिन उसका ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल होना कई बार चुभ जाता था, कई बार अंदर खींच भर देता था और कई बार गुस्सा भी दिला देता था, जैसे जिंदगी भी कोई बिजनेस प्लान हो। सब कुछ पहले से तय, 30 साल में शादी, 32 साल में अपना घर और प्लीज 35 साल से पहले बच्चे के बारे में सोचेंगे भी नहीं। शादी से पहले ही उसने मुझको सब कुछ बता दिया था। ये लो, ये टास्क भी पूरा हो गया। इस साल न्यू ईयर पे हमारे घर की चाबी मुझे थमाते हुए उसने कहा तो मैं उसको देखती रह गई। लेकिन मेरे लिए घर कोई प्लान या टास्क नहीं था और मैं इस पल को दिल से जीने की कोशिश कर रही थी। प्रदीप, मैं सोच रही हूँ 15-20 दिन की छुट्टी ले लूँ। देखो ना, यहाँ दीवारों के रंग कितने फीके हैं। ड्राइंग रूम को लाल और पर्पल कलर से पेंट करें तो कैसा रहेगा? ये वार्डरोब चेंज करने हैं, नया फर्नीचर लेना है। मैं अपने घर को अपने हिसाब से डिज़ाइन करना चाहती हूँ। किताबों से भरे हुए कार्टन को सरकाते हुए मैंने कहा। प्रदीप अपने ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स वाले बॉक्सेस अलग रखने में जुटा हुआ था। देख लो, अगर छुट्टियाँ 1-2 महीने पोस्टपोन कर लो तो अच्छा रहेगा। अप्रेजल मंथ है, अभी छुट्टी लोगी तो तुम्हारे प्रमोशन पे असर पड़ सकता है। घर तो यहीं है, जब मर्जी आए सजा लेना, फिर जैसी तुम्हारी मर्जी है। प्रदीप ने कहा तो मेरे अंदर तक आग लग गई। हाँ, घर कहीं नहीं जाएगा, लेकिन कोरा घर सजाने की जो फीलिंग होती है वो फिर कभी नहीं आएगी। मैंने कार्टन खिसकाना छोड़ दिया और धम से बैठ गई। यार, अब तुम इमोशनल हो रही हो, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम्हें लेनी छुट्टी ले लो। प्रदीप थोड़ा डिफेंसिव हो गया। हाँ, मैं हो रही थी इमोशनल, क्योंकि इंसान इमोशनल होते हैं और मेरा घर मेरे प्रमोशन से कहीं ज्यादा जरूरी था मेरे लिए। पर चिढ़ के मारे मैंने छुट्टी नहीं ली और प्रदीप ने भी कुछ नहीं कहा। उस बार मेरा प्रमोशन हो गया, लेकिन मेरे घर की दीवार अब भी फीके पीले रंग की ही थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी दिया जले। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपने काम की वजह से प्रदीप राशि के साथ न शादी के बाद पहली दिवाली मना पाता है, नहीं दूसरी। राशि प्रदीप के ज़रूरत से ज़्यादा प्रैक्टिकल रवैये से दुखी है। उसको लगता है कि प्रदीप के इस रवैये की वजह से वो भी छोटी छोटी खुशियों का मज़ा नहीं ले पा रही है। अब आगे। न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था प्रदीप। काम से न थकता था न ऊबता था। हमारी शादी को 2 साल होने को आए थे और हम कहने को भी कहीं साथ घूमने नहीं गए थे। ऐसा नहीं कि कभी प्रोग्राम नहीं बना, लेकिन हर बार उसे कुछ न कुछ काम आ जाता था और हमारे प्रोग्राम पे वहीं स्टॉप लग जाता। थैंक गॉड राशि, तुम टिपिकल बीवियों की तरह इन चीज़ों को इशू नहीं बनाती हो, इसीलिए मैं काम पे इतना कॉन्सेंट्रेट कर पाता हूँ। कई बार मैं कुछ कहने की कोशिश भी करती तो प्रदीप की बातें सुन के चुप हो जाती थी। ये शादी के बाद हमारी तीसरी दिवाली थी। पिछले 2 साल तो मजबूरी थी, लेकिन इस साल भी मैं सारी तैयारी अकेले ही कर रही थी। सच कहूँ तो अब मेरा मन भी उचट गया था। इस साल तो मैंने रंगोली बनाने के लिए रंग तक नहीं लिया था। प्रदीप को ना तो इसमें बहुत दिलचस्पी थी, न उसके पास वक्त था। वो आजकल कुछ ज़्यादा ही व्यस्त हो गया है। उसे बड़ा प्रमोशन मिलने की बात चल रही थी और 1 महीने के अंदर उसको सिंगापुर ट्रांसफ़र मिलने वाला था। वो रात को रोज़ ही देर से लौट रहा था। खाना भी अक्सर ऑफिस में ही खा के आता। अभी कुछ दिन मैं थोड़ा बिजी रहूँगा, प्लीज़ मैनेज कर लेना। वील गो फॉर अ वेकेशन आफ्टर दैट, वो मुझे पहले ही कह चुका था। इसलिए आज दिवाली के दिन भी मैंने उसको ऑफिस जाने से नहीं रोका, ना ही तबीयत ख़राब होने की बात बताई। यूँ तो 2 दिन से मेरी तबीयत कुछ ढीली सी ही थी, लेकिन आज सुबह सुबह पेट में हुई हलचल से मैं घबरा गई। घबराई नहीं बल्कि बौरा गई। धड़कनें काबू से बाहर जा रही थीं। खुशी और आशंका के बीच मैं चकरघिन्नी बनी हुई थी और मेरी हालत से बेखबर प्रदीप ड्रेसिंग टेबल के सामने अपनी टाई लगाने में बिजी था। प्रदीप, आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट, मैंने अपनी लड़खड़ाती जबान को संभालते हुए कहा। क्या? अचानक कैसे? प्रदीप के हाथ रुक गए। उसके चेहरे पे खुशी से कम चौंकने के ज्यादा निशान थे। नहीं, अभी कंफर्म नहीं हुआ है, मुझे बस लगा।
पर प्रेग्नेंट हुई तो? मैंने खुद को संभालते हुए कहा। मेरा सारा उत्साह भाप बन गया था। तो देख लेंगे, परेशान मत हो, पर तुम पहले टेस्ट तो करा लो। प्रदीप मेरे बालों को थपथपाते हुए चला गया। दोपहर को डॉक्टर सुधा की क्लिनिक में मैं अकेली बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। प्रदीप का चेहरा आंखों के आगे से हट ही नहीं रहा था। कॉन्ग्रेचुलेशंस राशि, डॉक्टर ने कहा तो मेरे मन पे बर्फ की सिल्ली पड़ गई। डॉक्टर सामने बैठी कुछ कुछ समझा रही थी। कैल्शियम, विटामिन की गोलियों की लंबी लिस्ट उन्होंने अपने नाम के स्टैंप वाले पन्ने पे रखी थी। आप बहुत कमज़ोर हैं राशि, बहुत ध्यान रखने की। थैंक यू डॉक्टर। मैंने उसकी बात आधे में काटी और झटके से कमरे से बाहर निकल गई। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य कंचन पंत की लिखी कहानी दिया जले। इस कहानी में अब तक आपने सुना, प्रदीप करियर के एक महत्वपूर्ण मकाम पे खड़ा है। वो अभी परिवार नहीं बढ़ाना चाहता ताकि फिलहाल करियर पे ध्यान दे सके। राशि इस बात को जानती है, लेकिन तभी उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इस खबर से राशि बुरी तरह परेशान हो जाती है। अब आगे। पिछले 4 घंटे से मैं प्रिया के घर पे थी, पर अब क्या? सूरज ढलने लगा था। आसपास के घरों के लोग दिए जलाना शुरू कर चुके थे, लेकिन मैं यहाँ से उठना नहीं चाहती थी। न जाने क्यों मुझे लग रहा था कि अगर आज मैं प्रदीप के सामने आ गई तो हमारा रिश्ता बचा नहीं पाऊंगी। मेरी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हे, मेरी शादी का वो पहला साल, मेरे घर को घर बनाने का मेरा अरमान, ये सब प्रदीप के एम्बिशंस के सामने कुचल गए थे। वो दौड़ रहा था और साथ में मुझे भी खींचता चला जा रहा था, लेकिन इस बच्चे को लेके मैं उसके साथ कैसे दौड़ पाऊंगी? क्या होगा अगर प्रदीप इस बार भी कह दे कि बच्चे का क्या है, वो तो बाद में भी हो सकता है। और अगर इस बार उसने ऐसा कहा तो क्या मैं तब भी ये रिश्ता संभाल पाऊंगी? काश मुझे कोई भरोसा दे पाता कि प्रदीप ऐसा नहीं कह सकता। बस 2 साल दे दो मुझे। इस बार ये प्रमोशन मिल जाए ना, फिर 2 साल में सब सेट हो जाएगा। फिर हम आराम से बच्चे के बारे में भी सोच सकते हैं। पिछले हफ्ते ही प्रदीप ने कहा था। हालांकि उससे पहले मुझसे ही पूछा था कि मेरा क्या प्लान है। बच्चा कोई प्लान नहीं होता प्रदीप, और इस बारे में मैं अकेले नहीं सोच सकती। मेरी आवाज़ में शायद ज़्यादा ही तलखी थी, इसलिए जवाब में प्रदीप थोड़ा ज़्यादा ही विनम्र था। और आज ही ये बचपन में दिवाली पे माँ घर की सारी पुरानी चीज़ें, अनाज, दालें और ट्रंक में रखे सारे गद्दे, रज़ाइयाँ धूप में सुखाने के लिए डाल देती थी। ट्रंक में पड़े पड़े गद्दे सील जाते थे, इसलिए 2-4 दिन तक धूप दिखानी पड़ती थी। प्रदीप और मेरा रिश्ता भी ऐसे ही सील गया था। वाकई कभी कभी रिश्तों को धूप दिखाना ज़रूरी हो जाता है। मैंने अपना मोबाइल ऑन कर लिया। आज घर जाने से पहले प्रदीप का फैसला जानना मेरे लिए ज़रूरी बन गया था। मैंने कॉल रजिस्टर में उसका नाम टाइप किया। अभी कॉल करने जा ही रही थी कि स्क्रीन पे उसी का नाम झलमिला उठा। राशि, कहाँ हो यार तुम? ठीक हो ना? दोपहर से ढूंढ रहा हूँ तुमको। मेरे हेलो के जवाब में प्रदीप की बदहवास सी आवाज़ सुनाई दी। घबराहट और उत्तेजना की मिली जुली तपिश में उसकी आवाज़ थोड़ा लड़खड़ा रही थी। मैं प्रिया के घर पे हूँ, कुछ काम था। फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, इसलिए बता नहीं पाए। मैंने अपने अंदर के तूफान को पूरी ताकत से दबाते हुए कहा। मैं आ रहा हूँ, 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ, प्रदीप ने कहा और फ़ोन काट दिया। 10 मिनट से पहले ही प्रदीप दरवाजे की घंटी बजा चुका था। मैंने अपने दिल को मजबूत किया और दरवाज़ा खोल दिया। प्रदीप ने मुझको सर से पांव तक देखा और देखता ही रहा। टेल मी इट्स ट्रू। उसने अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पे रख दिए, जैसे इम्तिहान का रिजल्ट पूछ रहा हो। मैंने सर झुका लिया। आर यू सीरियस? मैं पापा, अभी ना मम्मी पापा बनने वाले। प्रदीप के चेहरे से, उसकी आंखों से, उसके रोम रोम से हमारे होने वाले बच्चे की महक आ रही थी। तुम सच में खुश हो? मुझे पता है अभी तुम्हारा प्लान नहीं। बच्चे प्लान नहीं होते राशि, प्रदीप ने मेरे ही अंदाज में जवाब दिया और हंस पड़ा। हाँ, मैंने सोचा अभी 1-2 साल करियर वरियर पे ध्यान देते हैं, पर बहुत हो गई भाग दौड़ यार। वैसे भी इसके मम्मी पापा ने इसके लिए सब कुछ जुटा ही लिया है।
प्रदीप की बात सुन के मैं मुस्कुरा दी, इस बार दिल से। नहीं, इतनी सीलन नहीं थी हमारे रिश्ते में, बस जरा धूप कम पड़ रही थी। लेकिन हमारे बच्चे की आहट ने उस अंधेरे हिस्से को रोशनी से जगमगा दिया था। मैंने मन ही मन अपने बच्चे को धन्यवाद दिया और प्रदीप के साथ अपने घर की ओर चल दी। ये सचमुच दिवाली की रात थी। गढ़ लक्ष्मी की स्थापना के बाद मैं दियों से घर को सजा रही थी और प्रदीप उन दियों में रोशनी भर रहे थे। शादी के 2 साल बाद ही सही, लेकिन मेरे घर में आखिरकार दिवाली आ ही गई थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आप सभी को मेरी और मेरी पूरी मंडली की ओर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम इस आने वाले साल कोशिश करेंगे कि हम और बेहतर इंसान बन सकें। दोस्तों, कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि थोड़ी देर में वापस आता हूं लेके आपका पुराना पसंदीदा ऑडियो पोस्टकार्ड। सुनते रहिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।